नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष जैन, डायरेक्टर मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट, होम डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम मेडिको लीगल शव परीक्षण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। आपका इस पाठ्यक्रम में स्वागत है, जहां हम पोस्टमार्टम यानी शव परीक्षण की प्रक्रिया को चरणबद्ध और सरल ढंग से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि शव परीक्षण क्या होता है और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है। फिर चर्चा करेंगे उन आवश्यक तैयारियों और नियमों की जो किसी भी पोस्टमार्टम से पहले ज़रूरी होते हैं। इसके बाद हम शव परीक्षण की पूरी प्रक्रिया को चरण दर चरण समझेंगे। चौथे हिस्से में सीखेंगे कि नमूनों का सही तरीके से संग्रहण कैसे किया जाता है। फिर जानेंगे कि शव परीक्षण के बाद कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं और अंत में हम पूरे पाठ्यक्रम का सार एक निष्कर्ष के रूप में आपके सामने रखेंगे। आइए अब पहले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत शव परीक्षण प्रक्रिया के परिचय से करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शव परीक्षण को, जिसे सामान्य जन भाषा में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी कहा जाता है, शव परीक्षण की प्रक्रिया जनरली पुलिस विभाग से संबंधित होती है और शव परीक्षण का कार्य चिकित्सकों द्वारा, शासकीय चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन या शव परीक्षण को इंग्लिश में अनेक शब्दों से भी जाना जाता है, जैसे कि ऑटोप्सी, नेक्रोप्सी, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, सेक्शियो कैडेवरिस। ये सभी शब्द समानार्थी हैं और इन सभी शब्दों का अर्थ होता है मृत्यु के पश्चात शरीर का अध्ययन करना, जिससे कि हम मृत्यु के कारण का पता लगा पाएं। यदि हम ऑटोप्सी या नेक्रोप्सी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो ऑटोप्सी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑटोस मीन्स सेल्फ, स्वयं से, और नेक्रो मीन्स डेड, डेड बॉडी। एवं दूसरा टर्म इसमें इंक्लूडेड है ऑप्सिमी। ऑप्सिमी का अर्थ होता है कि मैं अपनी आँखों से देखता हूँ। तो इस प्रकार ऑटोप्सी, नेक्रोप्सी या पोस्टमार्टम का अर्थ हुआ कि मैं शव को अपनी आँखों से देखकर जो फाइंडिंग मुझे दिख रही हैं उन्हें मैं अपनी रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट करता हूं और उसके आधार पर उक्त व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार हुई होगी इसके संबंध में निष्कर्ष या अभिमत प्रदान करता हूं। शव परीक्षण की प्रक्रिया का इतिहास को अगर हम देखें तो यह बहुत पुराना है। पहले ऑटोप्सी का रिकॉर्ड 44 BC बिफोर क्राइस्ट हमें मिलता है, जिसमें हमें मालूम है कि जूलियस सीजर के जो फिजिशियन थे एंटीसियस, उन्होंने सबसे पहले उनकी हत्या होने के पश्चात उनके घावों का अध्ययन किया था। सही अर्थों में मेडिको लीगल शव परीक्षण का रिकॉर्ड हमें 1302 AD में प्राप्त होता है, जब इटली में बार्थोलोम्यो डी वेरिनाना ने सबसे पहले एक एजोलिनो नामक व्यक्ति के शव पर प्रॉपर मेडिको लीगल ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया था। मेडिको लीगल पोस्टमार्टम या फॉरेंसिक पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन क्या होता है? मेडिको लीगल या फॉरेंसिक पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का अर्थ है कि ऐसा शव परीक्षण जो कि शासन ने जिसका आदेश दिया हो या अनुरोध किया हो, किसी प्रॉपर लीगल अथॉरिटी का ऑथराइजेशन इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक होता है। मेडिको लीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन तभी किया जाता है जब शासन की तरफ से अनुरोध प्राप्त हो। यह प्रक्रिया उन मृत्यु के प्रकरणों में की जाती है जब कोई कानूनी पहलू इन्वॉल्व हो मृत्यु के संबंध में, जैसे कि यदि कोई शंकास्पद अचानक ऐसी कोई मृत्यु हुई हो जिसमें कोई अपराध कारित किया जाना अथवा कोई दुर्घटना या कोई अप्राकृतिक मृत्यु का संदेह हो, ऐसे शवों को सामान्यतः शासन के द्वारा पुलिस के माध्यम से अथवा जुडिशरी के माध्यम से चिकित्सालयों में
शव परीक्षण हेतु भेजा जाता है, जिनका शव परीक्षण संबंधित ड्यूटी पर उपस्थित चिकित्सक या चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता है। मेडिको लीगल शव परीक्षण का उद्देश्य होता है कि मृत्यु के संबंध में जितनी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो पाए उन्हें एकत्रित करना, ताकि उस व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में न्याय प्रक्रिया को जितने भी साक्ष्य प्राप्त करने हो वो उन्हें प्रदान किए जा सके, जैसे कि मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय, मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई है, मृत्यु का प्रकार जैसे कि वह आत्महत्या है, हत्या है, दुर्घटना है या स्वाभाविक मृत्यु है। ऐसे प्रकरणों को ही शव परीक्षण के लिए मेडिको लीगल शव परीक्षण के अंतर्गत संबंधित चिकित्सालय को भेजा जाता है। मेडिको लीगल शव परीक्षण के दौरान शव राज्य शासन के अधिकार में होता है। उस पर उसके परिजनों का अधिकार उस समय के लिए, जब तक कि शव परीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक उनके परिजनों का शव पर से अधिकार खत्म हो जाता है। शव परीक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात एवं शव परीक्षण रिपोर्ट संबंधित पुलिस अधिकारी को देने के पश्चात ही शव को उसके परिजनों को हैंडओवर किया जाता है। मेडिको लीगल शव परीक्षण के लिए मृतक के परिजनों की सहमति बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि मेडिको लीगल शव परीक्षण किसी अपराध के अनुसंधान के लिए एवं न्यायालयीन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए किए जाते हैं। अतः इसके लिए ऑथराइजेशन या सहमति शासन के द्वारा दी जाती है, इसलिए ऐसे प्रकरणों में परिजनों की सहमति आवश्यक नहीं है। शव परीक्षण के संबंध में एक बात और उल्लेखनीय है कि मेडिको लीगल शव परीक्षण हमेशा कंप्लीट होना चाहिए या पूर्ण होना चाहिए। फॉरेंसिक प्रैक्टिस में पार्शियल या आंशिक शव परीक्षण का कोई भी स्थान नहीं है। इस शव परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान शव के किसी भी भाग को, किसी भी अंग को अथवा पूरे के पूरे शव को भी सुरक्षित किया जा सकता है, ताकि उसका विस्तृत परीक्षण किया जा सके। जब तक शव का पूरी तरह से विस्तृत परीक्षण नहीं हो जाता, तब तक शव परिजनों को सुपुर्द नहीं किया जाता है। शव परीक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं? तो मेडिको लीगल शव परीक्षण का जो सर्वप्रथम उद्देश्य है कि मृतक की पहचान स्थापित करना। अधिकतर प्रकरणों में देखा गया है कि मृतक की पहचान पूर्व में ही स्थापित हो जाती है उसके परिजनों के बयानों के आधार पर, जो कि पुलिस को दिए जाते हैं, अथवा जो घटना स्थल पर उपस्थित गवाह होते हैं वे यदि उस व्यक्ति को जिसकी मृत्यु हुई है जानते हैं तो वे उसके संबंध में पुलिस को सूचना देते हैं। परंतु बहुत से ऐसे प्रकरण भी हो सकते हैं जहां पर शव परीक्षण के दौरान शव की पहचान स्थापित न हो। ऐसे प्रकरणों में मृतक की पहचान स्थापित करना बहुत जरूरी है। इस तरह से शव परीक्षण प्रक्रिया का प्रथम उद्देश्य होता है अज्ञात शवों की पहचान स्थापित करना। इसके लिए बहुत सारी फाइंडिंग्स जो कि शव पर उपस्थित हैं सहायक हो सकती हैं, जैसे कि शव पर उपस्थित कपड़े, उसके पहनावे से हम उसके शरीर पर उपस्थित कोई टैटू इत्यादि, इससे भी शव के संबंध में, उसकी पहचान के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि शव में कोई फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट पाया जाता है, जैसे कि दांतों की फिलिंग या कोई फ्रैक्चर इत्यादि के लिए लगाया गया इम्प्लांट, जो कि पूर्व में जब वह व्यक्ति जीवित था लगाया गया था, और यदि इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो उससे भी शव की पहचान हो सकती है। इसके अतिरिक्त शव के शरीर पर उपस्थित आभूषणों इत्यादि से भी उसकी पहचान उपस्थित हो सकती है, उसकी पहचान निर्धारित की जा सकती है। शव की पहचान स्थापित करने का जो
आज की तारीख में सबसे आधुनिक तरीका है वह डीएनए परीक्षण है। अज्ञात शवों की पहचान स्थापित करने के लिए एक डीएनए सैंपल भी रखा जा सकता है, जिससे कि उसके परिजनों के जो कि उसके ब्लड रिलेटिव हों उनके डीएनए से मिलान कर शव की एब्सोल्यूट आइडेंटिटी या पहचान स्थापित की जा सकती है। शव परीक्षण का दूसरा मुख्य उद्देश्य मृत्यु का कारण पता करना होता है, कॉज ऑफ डेथ। मृत्यु का कारण जानना अत्यावश्यक है। इसी से न्याय प्रक्रिया को एवं पुलिस को अपनी अनुसंधान करने में, उस प्रकरण को न्याय दिलाने में सहायता प्राप्त होती है। मृत्यु का एब्सोल्यूट कॉज बहुत से प्रकरणों में शव परीक्षण के दौरान ही ज्ञात होता है, जो कि एक चिकित्सक अपने चिकित्सीय ज्ञान का उपयोग करके मृत्यु के कारण के संबंध में अभिमत देता है। मेडिको लीगल शव परीक्षण का तृतीय उद्देश्य है कि वह व्यक्ति किस प्रकार से मरा होगा, अर्थात मोड ऑफ डेथ, जो कि मृत्यु के तुरंत पूर्व होने वाले उसके शरीर पर होने वाले चेंजेस हैं, जिसमें जैसे कि अत्यधिक रक्तस्राव, ब्लड बहना, उसकी वजह से उत्पन्न शॉक, या चोटों में इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस होना, या दम घुटने के केसेस में एस्फिक्सिया की फाइंडिंग प्राप्त होना। शव परीक्षण का एक अन्य उद्देश्य है मृत्यु का समय। मृत्यु का समय ज्ञात होने पर ही पुलिस को अपने अनुसंधान में बहुत सहायता मिलती है। यदि मृत्यु का समय ज्ञात हो तो पुलिस और न्यायपालिका को गवाहों के बयानों का सत्यापन करने में अत्यधिक मदद मिलती है। मृत्यु का समय ज्ञात करना वैज्ञानिक तरीके से चिकित्सकों का परम कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त मृतक के शव पर पाई गई बाहरी एवं अंदरूनी चोटों, बीमारी, विकृति इत्यादि का वर्णन भी शव परीक्षण के दौरान तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट में किया जाता है, जिससे कि मृत्यु का कारण एवं उसके शरीर पर पाई गई चोटों को आपस में संबंधित या कोरिलेट किया जा सके। समस्त बाहरी और अंदरूनी चोटों को शव परीक्षण के दौरान पूरी तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। शव परीक्षण प्रक्रिया का अगला उद्देश्य है शव से सैंपल कलेक्ट करना, जो कि टिश्यू हो सकते हैं, कोई बॉडी फ्लूइड हो सकते हैं, या पूरे का पूरा ऑर्गन हो सकता है, जिसकी वैज्ञानिक परीक्षण किया जाकर मृत्यु का कारण सही तरह से ज्ञात किया जा सके। शव परीक्षण का एक अन्य उद्देश्य है जब किसी भी शिशु का शव प्राप्त होता है, नवजात शिशु का शव प्राप्त होता है, तो ऐसे प्रकरणों में यह स्थापित करना बहुत आवश्यक है कि वह नवजात शिशु जीवित पैदा हुआ था अथवा मृत पैदा हुआ था, तथा यदि कोई भ्रूण मिला है तो क्या वह वायबिलिटी की उम्र तक पहुंच गया था अथवा नहीं। मेडिको लीगल शव परीक्षण का एक अन्य उद्देश्य है कि शव परीक्षण प्रक्रिया के दौरान जितनी अधिक से अधिक फोटोग्राफ और वीडियो फिल्म एकत्र की जानी चाहिए। वीडियोग्राफी की आवश्यकता कुछ विशेष प्रकरणों में ही होती है, जिसके बारे में हम अगले मॉड्यूल में समझेंगे। मेडिको लीगल शव परीक्षण का अंतिम उद्देश्य होता है कि शव परीक्षण के पश्चात शव को उसकी मूल अवस्था में वापस लाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शव परीक्षण के दौरान डेड बॉडी को अनेकों स्थानों पर डिसेक्ट किया जाता है। डिसेक्शन के परिणाम स्वरूप शव को क्षति हो जाती है। इसलिए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का एक उद्देश्य यह भी है कि उसे वापस से सिलकर उसकी मूल अवस्था में वापस लाया जाए। इस प्रकार इस मॉड्यूल में हमने समझा कि मेडिको लीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन या मेडिको लीगल शव परीक्षण क्या होता है एवं
उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। अगले मॉड्यूल में हम समझेंगे कि मेडिको लीगल शव परीक्षण के क्या प्री रिक्विजिट या पूर्व आवश्यकताएं हैं एवं मेडिको लीगल शव परीक्षण करने के क्या नियम हैं। धन्यवाद। नमस्कार। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि मेडिको लीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन या शव परीक्षण के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स एवं क्या रूल्स अर्थात नियम हैं। सर्वप्रथम मेडिको लीगल शव परीक्षण प्रारंभ करने के लिए हमें सक्षम प्राधिकारी से ऑथराइजेशन चाहिए होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए अनुरोध या तो पुलिस अथवा मजिस्ट्रेट, जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है अथवा जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, के द्वारा दिया जाता है। सामान्य प्रकरणों में मेडिको लीगल शव परीक्षण जहां पर सिर्फ अप्राकृतिक मृत्यु का संदेह हो, ऐसे प्रकरणों में शव परीक्षण का आवेदन 174 CRPC के अंतर्गत पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी द्वारा दिया जाता है। यहाँ यह बात ध्यान रखने लायक है कि संबंधित पुलिस अधिकारी की रैंक सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर होनी चाहिए, परंतु जैसा हम सब जानते हैं कि कई थानों में सब इंस्पेक्टर के पद नहीं होते हैं। ऐसे प्रकरणों में शव को अन्य स्थान पर न ले जाकर कुछ थानों में ASI रैंक के अथवा हेड कांस्टेबल रैंक के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी शव परीक्षण का आवेदन करने हेतु अधिकृत किया गया है। ऐसे प्रकरणों में भी आवेदन स्वीकार किए जाने चाहिए। कुछ गंभीर प्रकरणों में, जैसे कि पुलिस कस्टडी में मृत्यु होना, पुलिस फायरिंग अथवा इनकाउंटर के प्रकरणों में अथवा डाउरी के प्रकरणों में, दहेज हत्या के प्रकरणों में शव परीक्षण का आवेदन संबंधित एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसे कि SDM, ADM, कलेक्टर अथवा जुडिशियल मजिस्ट्रेट JMFC क्लास 1 के द्वारा दिया जाता है। ऐसे गंभीर प्रकरणों में शव परीक्षण की वीडियोग्राफी करना अत्यंत आवश्यक है। शव परीक्षण शुरू करने के पूर्व कुछ दस्तावेज डॉक्टर के पास, संबंधित चिकित्सक के पास होना आवश्यक है, जिनके अभाव में शव परीक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह से पूर्ण नहीं की जा सकती है। इन दस्तावेजों में शामिल हैं मर्ग इंटीमेशन अर्थात मृत्यु की सूचना, जो कि पुलिस ऑफिसर को रिसीव हुई है। दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है पंचनामा। जब भी कोई अप्राकृतिक मृत्यु होती है अथवा किसी व्यक्ति की मृत्यु पर यह संदेह होता है कि इसमें कोई आपराधिक तत्व इन्वॉल्व है, तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित मृतक का पंचनामा तैयार किया जाता है, जो कि 5 लोगों की उपस्थिति में होता है, जो कि उस शव के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करते हैं। पंचनामा के साथ जिस स्थान पर शव प्राप्त हुआ है उसका एक नक्शा भी ड्रॉ किया जाता है एवं पंचों के कथन दर्ज किए जाते हैं। इसके आधार पर उक्त शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है अथवा नहीं का निर्णय लिया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है शव को पहचान करने वाले व्यक्तियों के कथन। ऐसे प्रकरण जहां पर शव को कोई पहचानता है, वह या तो सामान्य जन हो सकता है अथवा मृतक के परिजन हो सकते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड पुलिस के पास होना चाहिए। उनकी द्वारा पहचान स्थापित करने के पश्चात ही शव को शव परीक्षण गृह में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि मृतक मृत्यु के पूर्व किसी अस्पताल इत्यादि में भर्ती रहा हो तो उसकी मृत्यु की समरी, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डेथ समरी या हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स कहते हैं, वह भी उसके साथ होना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है वह है MLC रिपोर्ट अथवा इंजुरी रिपोर्ट। जब भी कोई व्यक्ति घायल होकर हॉस्पिटल में एडमिट होता है
तो उसकी एक MLC रिपोर्ट अथवा इंजरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। यदि वह व्यक्ति मृत हो जाता है तो शव को शव परीक्षण के लिए पोस्टमार्टम रूम में भेजा जाता है। तो ऐसे प्रकरणों में MLC रिपोर्ट में उल्लेखित चोटें शव परीक्षण के दौरान पाई गई चोटों से उनका मिलान किया जाता है एवं उसके आधार पर ही मृत्यु के संबंध में कोई अभिमत दिया जा सकता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त यदि हॉस्पिटल में इलाज हुआ है, कोई दवाइयाँ दी गई है, इंजेक्शन इत्यादि दिए गए हैं, लाइफ सपोर्ट मेजर पे रखा गया है अथवा कोई सर्जरी की गई है, तो इस तरह के रिकॉर्ड भी पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक को उपलब्ध होने चाहिए ताकि वह चोटों को सर्जरी अथवा ट्रीटमेंट के दौरान उत्पन्न हुए आर्टिफैक्ट्स से उनको वह अंतर कर पाए। मेडिको लीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि मेडिको लीगल पोस्टमार्टम कहाँ पर होता है। तो हम सभी को मालूम है कि मेडिको लीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हॉस्पिटल्स में होता है, परंतु यह हर तरह के हॉस्पिटल में नहीं होता है। सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल्स में होता है जो कि राज्य शासन द्वारा इस हेतु अधिकृत किए गए हों। कई प्रकरणों में, जैसे कि मास डिजास्टर के केसेस, जैसे कि कहीं पर रेल दुर्घटना हो जाती है और एक साथ कई लोग मृतक हो जाते हैं, ऐसे प्रकरणों में सारे शवों को मॉर्चरी तक ले जाने, अस्पताल तक ले जाने में एवं पोस्टमार्टम करने में अत्यधिक विलंब हो सकता है, जिससे परिजनों को कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। ऐसे प्रकरणों में स्पॉट पर ही पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं शासन प्रशासन द्वारा प्रदान की जाती हैं ताकि स्पॉट पे या जिस स्थान पर घटना हुई है वहीं के वहीं पोस्टमार्टम होकर परिजनों को शव सुपुर्द किया जा सके। शव परीक्षण कौन कर सकता है? शव परीक्षण करने का कार्य केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अर्थात वह डॉक्टर जिसका मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल या किसी अन्य राज्य की मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो, MBBS की डिग्री करने के पश्चात BAMS, BHMS या BDS डिग्री धारक चिकित्सक उक्त कार्य नहीं कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है शव परीक्षण कब किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से शव परीक्षण सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच जब पर्याप्त रोशनी हो तभी किया जाता है, परंतु बीच बीच में शासन के आदेश निर्देश आते रहते हैं। कुछ प्रकरणों में, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के प्रकरणों में, रात्रि के समय भी पोस्टमार्टम किए जा सकते हैं, परंतु उसके लिए संबंधित स्थान पर पर्याप्त आर्टिफिशियल लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। शव परीक्षण में किसी भी तरह का अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। शव परीक्षण का आवेदन प्राप्त होते ही तुरंत ही शव परीक्षण की प्रक्रिया की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शव परीक्षण शुरू करने के पूर्व मृतक की पहचान स्थापित की जाती है, जो कि पुलिस के द्वारा एवं उसके परिजनों के द्वारा की जाती है, और संबंधित के हस्ताक्षर भी शव परीक्षण के आवेदन पर लिए जाते हैं। शव परीक्षण के दौरान मॉर्चरी परिसर में किसी भी तरह का अनधिकृत व्यक्ति उपस्थित नहीं होना चाहिए। सिर्फ चिकित्सक एवं हॉस्पिटल का स्टाफ जो शव परीक्षण कार्य से संबंधित है वही शव परीक्षण के दौरान अस्पताल में मॉर्चरी में उपस्थित रह सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य परिजन अथवा किसी बाहरी व्यक्ति के दबाव में आकर उन्हें मॉर्चरी में अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। शव परीक्षण के पश्चात शव को शव परीक्षण रिपोर्ट या PM रिपोर्ट को और शव परीक्षण के दौरान जो भी सैंपल एकत्रित किए गए हैं उन्हें तुरंत ही संबंधित पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखने वाली बात है कि इस तरह का कोई भी शव परीक्षण संबंधी दस्तावेज अथवा कोई भी सैंपल परिजनों को किसी भी स्थिति में नहीं दिए जाते हैं, वह सिर्फ संबंधित पुलिस अधिकारी को ही सौंपे जाते हैं। इस तरह इस मॉड्यूल में हमने समझा कि शव परीक्षण के क्या नियम हैं एवं क्या उसकी पूर्व आवश्यकताएं या प्री रिक्विजिट्स हैं। अगले मॉड्यूल में हम समझेंगे
शव परीक्षण की प्रक्रिया, उसका प्रोटोकॉल और किस तरह से शव परीक्षण में बाहरी एवं आंतरिक परीक्षण किया जाए। धन्यवाद। नमस्कार। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि शव परीक्षण की प्रक्रिया स्टेप वाइज अप्रोच में किस तरह से पूर्ण की जाती है। सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली यह है कि शव परीक्षण के लिए आवेदन प्राप्त होते ही सीधे शव का डिसेक्शन नहीं किया जाना चाहिए। शव परीक्षण के दौरान सबसे पहले संबंधित मृतक के संबंध में जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह जानकारी पुलिस के द्वारा अथवा परिजनों के द्वारा या हॉस्पिटल रिकॉर्ड इत्यादि से प्राप्त हो सकती है। यह जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके आधार पर ही शव परीक्षण के दौरान चिकित्सक को किन किन अंगों को देखना है, किस प्रकार की फाइंडिंग एक्सपेक्टेड है, उस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है एवं अभिमत देने में आसानी होती है। तो शव परीक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम हिस्ट्री से होती है। उसके पश्चात शव का बाहरी परीक्षण किया जाता है, जिसे हम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कहते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में पहले डेड बॉडी के सभी फोटोग्राफ लिए जाने चाहिए, उसके कपड़ों का विस्तृत विवरण होना चाहिए और बाहरी चोटों का उल्लेख होना चाहिए। इसके पश्चात ही शव का डिसेक्शन कर आंतरिक परीक्षण किया जाता है। आंतरिक परीक्षण के दौरान कुछ सैंपल्स जो कि आवश्यक हो मृत्यु का कारण पता करने के लिए, वह एकत्र किए जाते हैं और अंत में शव परीक्षण की एक्सटर्नल, इंटरनल फाइंडिंग और हिस्ट्री के आधार पर इन समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मृत्यु के कारण, समय, मृत्यु का मैनर कि वह प्राकृतिक है अथवा अप्राकृतिक, यदि अप्राकृतिक है तो वह आत्महत्या का प्रकार का है, हत्यात्मक प्रकार का है अथवा दुर्घटनावश मृत्यु हुई है, के संबंध में अभिमत दिया जा सकता है। तो इस संबंध में जैसा कि मैंने अभी बताया कि सर्वप्रथम शव परीक्षण बाहरी परीक्षण से शुरू होता है। पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए मृतक के कपड़ों को मृतक के शरीर का ही हिस्सा माना जाता है। यह महत्वपूर्ण मेडिको लीगल जानकारी प्रदान करते हैं। कपड़ों को बहुत ही ध्यान से एग्जामिन किया जाना चाहिए। उनमें किसी प्रकार का कट्स, टीयर्स, यदि कहीं कपड़ा कटा है, फटा है अथवा उसमें किसी भी प्रकार के छेद हैं अथवा उस पर कोई स्टेन या दाग लगा हुआ है, वह खून का भी हो सकता है, सलाइवा का भी हो सकता है, वॉमिटस का भी हो सकता है, इत्यादि का विस्तृत विवरण होना चाहिए। इसके पश्चात शव के कपड़े निकाले जाते हैं। कपड़ों को निकालने के पश्चात शव का बाहरी परीक्षण किया जाता है। शव के बाहरी परीक्षण में संपूर्ण शव के हेड टू टो फुल डिस्क्रिप्शन होता है। इसमें मृतक का बिल्ड, उसका बॉडी वेट, उसकी हाइट इत्यादि का उल्लेख होता है। इसके अतिरिक्त आँखों की स्थिति, मुंह एवं नाक की स्थिति, यदि उनमें से कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो उसे नोट किया जाता है। इसके पश्चात शव पर राइगर मोर्टिस आई है या नहीं, लिम्स की पोजीशंस क्या हैं, पोस्टमार्टम लिविडिटी या पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस शरीर के किन भागों पर है और उनका एक्सटेंट कितना है, अर्थात वह फिक्स है अथवा नहीं, यह नोट किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि शव विघटित या डिकम्पोज हो गया है तो डिकम्पोजिशन चेंजेस को नोट किया जाता है। उक्त रिगर मोर्टिस, हाइपोस्टेसिस, डिकम्पोजिशन इत्यादि से हम पता लगा सकते हैं कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु शव परीक्षण से पूर्व कितने समय पूर्व हुई होगी। इसके अतिरिक्त शव पर यदि कोई चिकित्सालय में उपचार करने के सर्जरी इत्यादि के प्रमाण पाए जाएं तो उन्हें भी नोट किया जाता है। बाह्य परीक्षण के दौरान ही यदि किसी यौन अपराध का संदेह हो तो वेजाइनल स्वाब, एनल स्वाब, ब्लड का सैंपल, स्कैल्प हेयर, प्यूबिक हेयर इत्यादि सैंपल डिसेक्शन शुरू होने के पहले ही एकत्र किए जाते हैं। यदि फायर आर्म इंजरी का केस है तो ऐसे प्रकरणों में
शव का डिसेक्शन करने के पूर्व उसका एक्सरे किया जाना चाहिए, ताकि फायर आर्म एम्यूनिशन जैसे कि बुलेट, पैलेट इत्यादि की शव के अंदर की स्थिति पता चल सके और उन्हें आसानी से निकाला जा सके। इसके पश्चात शरीर पर बाह्य चोटें नोट की जाती हैं। बाहरी चोटों को नोट करते समय हमें उन्हें नंबर्स देने चाहिए, जैसे कि चोट क्रमांक 1, चोट क्रमांक 2, चोट क्रमांक 3 इत्यादि। यह नंबरिंग सामान्यतः हेड टू टो के सीक्वेंस में की जाती है। कभी कभी इन चोटों की नंबरिंग इस तरह भी की जाती है कि कौन सी चोट अत्यधिक गंभीर है और उससे लेकर कम गंभीर चोटों की तरफ बढ़ा जाता है। चोटों को डिस्क्राइब करते समय हमें यह नोट करना चाहिए कि चोट किस प्रकार की है, अर्थात अब्रेशन है, कंट्यूशन है, लेसरेशन है अथवा फ्रैक्चर है। इसके अतिरिक्त स्टैब वुंड है, घोपा हुआ घाव है, इंसाइज वुंड है, कटा हुआ घाव है इत्यादि। उसके पश्चात चोट का आकार, यह वह गोलाकार है, अर्धचंद्राकार है, आयताकार है, रेक्टेंगुलर इत्यादि। इसके अतिरिक्त चोट की एग्जैक्ट डायमेंशंस, वह कितने सेंटीमीटर लंबा, कितने सेंटीमीटर चौड़ा एवं कितने सेंटीमीटर गहरा है, यह डायमेंशन बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। इसके लिए मेजरिंग टेप की सहायता ली जा सकती है। इसके पश्चात चोट की शरीर पर स्थिति अर्थात लोकेशन, वह चेस्ट पर है, अपर लिम्ब पर है, लोअर लिम्ब पर है, मीडियल एस्पेक्ट पर है, लेटरल एस्पेक्ट पर है, मध्य रेखा से उसकी दूरी कितनी है इत्यादि नोट किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चोटों का रंग, अभी वह लाल दिख रहा है, नीला दिख रहा है, भूरा दिख रहा है, उसके किनारे किस तरह के हैं, रेगुलर कटे हुए हैं या इर्रेगुलर हैं इत्यादि। इससे हमें चोटों की प्रकार, जैसे कि वह इंसाइज वुंड है, लेसरेटेड वुंड है, यह समझने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त चोटों के रंग से वह चोट कितनी पुरानी है, यह जानकारी भी प्राप्त होती है। बाह्य परीक्षण एवं बाह्य चोटों का विवरण नोट करने के पश्चात आंतरिक परीक्षण की ओर हमें बढ़ना चाहिए। आंतरिक परीक्षण करने के लिए शव पर इंसिजन लगाए जाते हैं। यह इंसिजन मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, आई शेप्ड, वाई शेप्ड और मॉडिफाइड वाई शेप्ड। आई शेप्ड इंसिजन सबसे कॉमन है, जो कि हमारे देश में लगभग हर जगह इस प्रैक्टिस किया जाता है। वाई शेप्ड इंसिजन सामान्यतः हमारे देश में इस्तेमाल नहीं होता है, यह कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। मॉडिफाइड वाई का ही एक अलग रूप है, जिसमें नेक का एक्सपोजर, गर्दन के स्ट्रक्चर्स का एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि आई शेप्ड इंसिजन कहाँ से कहाँ तक होता है। तो जैसे कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि आई शेप्ड इंसिजन चिन से स्टार्ट होता है, चिन अर्थात ठोड़ी से स्टार्ट होता है और सीधी रेखा में बढ़ता हुआ प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाता है। इस इंसिजन में नेक, चेस्ट कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी एक साथ एक्सपोज हो जाती है। यह एक कॉमन इंसिजन है, जो कि हमारे देश में लगभग हर जगह प्रैक्टिस किया जाता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, वाई शेप्ड इंसिजन जो कि लाल रंग से अंकित है, वाई शेप्ड इंसिजन दोनों कंधों के एक्रोमियन प्रोसेस से स्टार्ट होता है और मध्य रेखा में जिफी स्टर्नम पर क्रॉस होता है और इसके नीचे एक सीधी रेखा में प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाता है। यह इंसिजन कॉस्मेटिक रूप से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शव परीक्षण के पश्चात गर्दन पर कोई कट इत्यादि नहीं दिखता है। मॉडिफाइड वाई इंसिजन का ही एक अन्य प्रकार है, जिसमें नेक का एक्सपोजर, गर्दन का एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। यह इंसिजन दोनों कान के पीछे स्थित मस्टॉइड हड्डी से स्टार्ट होता है और गर्दन की साइड से चलता हुआ स्टर्नल नॉच तक आता है और स्टर्नल नॉच के बाद सीधा स्ट्रेट हो जाता है। यह हम इस चित्र में हरी रेखा से अंकित है, देख सकते हैं। क्रेनियल कैविटी को खोलने के लिए एक अन्य इंसिजन दिया जाता है, जिसे हम स्कैल्प इंसिजन देते हैं। स्कैल्प इंसिजन
कोरोनल प्लेन पर लगाया जाता है, जो कि एक मस्टॉइड प्रोसेस से स्टार्ट होकर दूसरे मस्टॉइड प्रोसेस तक जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। फिर स्कैल्प के दोनों हिस्सों को एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, मतलब सामने की तरफ और पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट किया जाता है, जिससे कि क्रेनियल वॉल्ट एक्सपोज हो जाता है। इसके पश्चात इलेक्ट्रिक ऑटोप्सी सॉ से क्रेनियल वॉल्ट अर्थात खोपड़ी को खोला जाता है और हम ब्रेन को एग्जामिन कर सकते हैं। इंसिजन लगाने के पश्चात हमें समस्त अंगों का आंतरिक परीक्षण करना आवश्यक होता है। आंतरिक परीक्षण के दौरान कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आंतरिक परीक्षण में तीनों मेजर बॉडी कैविटीज अर्थात कि क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी को ओपन करना अत्यंत आवश्यक है। आंतरिक परीक्षण सर्वप्रथम उस कैविटी से शुरू किया जाता है जो कि मुख्य रूप से अफेक्टेड होती है। जैसे यदि हेड इंजरी का केस है तो सर्वप्रथम क्रेनियल कैविटी को खोला जाता है, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हेड इंजरी के केस में क्रेनियल कैविटी के पूर्व अब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को ओपन कर लिया जाए, क्योंकि यदि ब्रेन में किसी भी प्रकार का हेमरेज या एक्स्ट्राड्यूरल, सबड्यूरल और सबअरेक्नाइड हेमरेज होगा तो वह आसानी से देखा जा सके, अन्यथा आर्टिफैक्ट उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे प्रकरण जो कि सस्पेक्टेड एस्फिक्सियल डेथ्स के हों, जहां पर गले को दबाए जाने के प्रमाण हो, ऐसे प्रकरणों में गले को सबसे अंत में डिसेक्ट करना चाहिए। पहले क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी को खोल लिया जाना चाहिए, उसके पश्चात ही गले को खोलना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का आर्टिफैक्चुअल हेमरेज ना आए। क्योंकि जब हम एस्फिक्सिया के केसेस में हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में अंतर करते हैं तो लिगेचर मार्क या फंदे के निशान के नीचे पाया गया हेमरेज ही एक मुख्य कारण होता है, जिसके आधार पर हम हैंगिंग को स्ट्रैंगुलेशन से अलग करते हैं। हैंगिंग के प्रकरणों में लिगेचर मार्क के नीचे किसी भी प्रकार का हेमरेज नहीं पाया जाता, जबकि स्ट्रैंगुलेशन के प्रकरणों में लिगेचर मार्क के नीचे हेमरेज पाया जाता है एवं मसल्स कंट्यूज्ड होती हैं और इकाइमोसिस होती है। यदि थोरेसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी और क्रेनियल कैविटी पहले ना खोली जाएं तो ऐसे प्रकरणों में गले पर आर्टिफैक्चुअल हेमरेज रह जाएंगे और हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी और नेक को ओपन करने के पश्चात ऑर्गन्स को कैसे रिमूव करें, इसके 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड कहलाता है वर्चुअस टेक्निक। इस टेक्निक में एक एक ऑर्गन जैसे कि फेफड़े, हार्ट, लिवर, स्प्लीन, किडनी अलग अलग निकाले जाते हैं शरीर के बाहर, उन्हें एग्जामिन किया जाता है और वापस शव के अंदर रख दिया जाता है। दूसरी टेक्निक है रोकीतांस्की टेक्निक। इस टेक्निक में ऑर्गन्स को बाहर नहीं निकाला जाता, बल्कि बॉडी कैविटी के अंदर ही एग्जामिन किया जाता है, वहीं डिसेक्ट किया जाता है और कभी कभी आवश्यकता होने पर एन ब्लॉक रिमूवल किया जाता है। एन ब्लॉक रिमूवल का मतलब होता है कि एक कैविटी के सारे ऑर्गन को एक साथ निकाल लेना, जैसे कि थोरेसिक कैविटी में हार्ट और लंग्स को एक साथ निकाल लिया जाता है। यह मेथड उस समय उपयोगी होता है जब शव बहुत अधिक इन्फेक्टेड हो अथवा ब्लड ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे कि HIV और हेपेटाइटिस बी की रिस्क हो। तीसरा मेथड है लेट्यूल्स टेक्निक। इस टेक्निक में सर्वाइकल अर्थात गले के ऑर्गन्स, थोरेसिक, अब्डोमिनल और पेल्विक ऑर्गन्स को एक साथ एन मास निकाला जाता है। सभी ऑर्गन्स को एक साथ बाहर निकाला जाता है और उन्हें फिर डिसेक्ट करके एग्जामिन किया जाता है। यह मेथड टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट होता है, परंतु इससे अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। चौथा मेथड है गोन्स टेक्निक। इस टेक्निक में अलग अलग कैविटीज के ऑर्गन्स को एन ब्लॉक रिमूव किया जाता है एज ऑर्गन ब्लॉक, जैसे कि गर्दन के ऑर्गन्स को एक साथ, थोरेसिक ऑर्गन्स को एक साथ, अब्डोमिनल ऑर्गन्स को, यूरोजेनाइटल सिस्टम को एक साथ। यह टेक्निक भी टेक्निकली डिफिकल्ट होती है, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं।
एक बार आपने ऑर्गन्स को शरीर से बाहर निकाल लिया, उन्हें एग्जामिन किया, तो उनका विवरण अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किस प्रकार अंकित किया जाता है। तो इसे समझने के लिए हम समझें कि समस्त ऑर्गन्स को सबसे पहले उनका आकार, क्या वह सामान्य आकार के हैं अथवा आकार में बड़े हो गए हैं, हाइपरट्रॉफी हो गई है उनकी, अथवा श्रिंक हो गए हैं इत्यादि का उल्लेख किया जाता है। उसके अलावा उनका नॉर्मल कंटूर मेंटेन है या नहीं, शेप नॉर्मल सामान्य है अथवा नहीं, कलर सामान्य है अथवा नहीं, उनकी सरफेस किस तरह की है, सामान्य है अथवा सरफेस पर किसी तरह के ग्रेनुलेशंस, ट्यूमर, गठाने इत्यादि पाई गई या कोई पस पॉइंट इत्यादि पाए गए, वह नोट किए जाते हैं। इसके अलावा ऑर्गन की कंसिस्टेंसी, वह नॉर्मल है अथवा कठोर हो गया है, कैल्सीफाइड हो गया है या फाइब्रोज्ड हो गया है इत्यादि का उल्लेख किया जाता है। इसके अतिरिक्त एडहेशंस, वह ऑर्गन आसपास के ऑर्गन्स से चिपका हुआ है अथवा नहीं, और अंत में हम डिसेक्ट करके कट सरफेस का डिस्क्रिप्शन देते हैं। कट सरफेस से क्या ब्लड आ रहा है अथवा कट सरफेस ब्लड लेस या रक्त रहित है। यदि अत्यधिक ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब ऑर्गन कंजेस्टेड है, अगर ब्लड लेस है तो इसका मतलब अत्यधिक रक्तस्राव हो चुका है और ऑर्गन्स पेल दिखते हैं। इसके अतिरिक्त कट सरफेस में हमको ट्यूमर्स, पस पॉइंट्स इत्यादि भी देखने को मिल सकते हैं। पोस्टमार्टम प्रक्रिया के दौरान कुछ हिस्सों को हम सामान्य रूप से डिसेक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड को सामान्यतः डिसेक्ट नहीं किया जाता है, परंतु कुछ प्रकरणों में जहां पर हमें वर्टिब्रल फ्रैक्चर अथवा स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन जैसा संदेह होता है, तो ऐसे प्रकरणों में इन्हें भी ओपन किया जाना चाहिए। एक्सट्रीमिटीज यानी कि अपर लिम्स और लोअर लिम्स को भी सामान्यतः डिसेक्ट नहीं किया जाता, परंतु यदि किसी स्थान पर कोई फ्रैक्चर होने का या डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने की अथवा ब्रूज इत्यादि पाए जाते हैं, तो अंदर क्या मसल्स में हेमेटोमा या इकाइमोसिस है, यह जानने के लिए एक्सट्रीमिटीज अर्थात अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब पर भी इंसिजन दिए जा सकते हैं, पर यह लिमिटेड केसेस में ही किया जाना चाहिए, अन्यथा शव परीक्षण के दौरान ज़्यादा क्षत विक्षत हो जाता है और हमारा, जैसा हमने पहले पढ़ा कि शव परीक्षण के पश्चात शव को हमें उसकी मूल अवस्था में वापस लाना पड़ता है, तो यह कार्य हमारे लिए दुर्गम हो जाएगा। इस तरह इस मॉड्यूल में हमने समझा कि शव परीक्षण की प्रक्रिया एवं शव परीक्षण किस प्रकार बाहर से भीतर की तरफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से शुरू करके इंटरनल एग्जामिनेशन तक कैसे बढ़ा जाता है। इसी के आधार पर हम अपना अभिमत या ओपिनियन देते हैं, जिसमें मृत्यु का कारण, प्रकार एवं समय इत्यादि का उल्लेख होता है। अगले मॉड्यूल में हम समझेंगे कि शव परीक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार के सैंपल किस प्रकार एकत्र किए जाते हैं, उनको किस प्रकार प्रिजर्व किया जाना चाहिए और किस तरह चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हुए उन्हें संबंधित पुलिस को सौंपा जाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि शव परीक्षण के दौरान शव से किस प्रकार विभिन्न प्रकार के सैंपल जो कि फॉरेंसिक महत्व के हैं एकत्र किए जाते हैं और उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सैंपल जिसके लिए हम शब्द यूज करते हैं विसरा, जो कि हम सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के केस, ऐसे केस जहां जहर दिए जाने का संदेह हो, ऐसे प्रकरणों में रखा जाता है। तो इस विसरा में जनरली क्या क्या शामिल होता है यह समझें। तो जैसा हम जानते हैं, जब भी कोई जहर लिया जाता है तो वह जीआई ट्रैक्ट से सर्वप्रथम मुंह से लिया जाकर सर्वप्रथम स्टमक में जाएगा, फिर स्टमक और इंटेस्टाइन से होता हुआ अब्जॉर्ब होगा ब्लड सर्कुलेशन में और वह लिवर में जाकर मेटाबोलाइज होगा। इसके अतिरिक्त चूंकि ब्लड फ्लो सारे शरीर पे चल रहा है, तो वह शरीर के समस्त अंगों में चला जाता है, जिसमें स्प्लीन एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें ब्लड का बहुत अधिक फ्लो होता है। इसके अलावा अंत में ये पॉइजनस सब्सटेंस या उसके मेटाबोलाइट्स किडनी के माध्यम से एक्सक्रीट हो जाते हैं।
इस तरह यदि हमें जहर का टेस्ट करना है, किसी पॉइजन का टेस्ट करना है, तो हमें संपूर्ण स्टमक और उसके कंटेंट्स, आंत का एक हिस्सा, लिवर का 200 से 300 ग्राम का टुकड़ा, आधी स्प्लीन और दोनों किडनियों का आधा हिस्सा सुरक्षित करना चाहिए। दोनों किडनियां क्यों सुरक्षित करना ज़रूरी है? क्योंकि हो सकता है कि एक किडनी बचपन से ही खराब हो। इसके अतिरिक्त चूंकि पॉइजन ब्लड में भी मिक्स हो गया है, तो ब्लड का 30 ml भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए। कई बार पॉइजन यूरिन में एक्सक्रीट होता है, तो ऐसे प्रकरणों में यूरिन का सैंपल यदि अवेलेबल हो, जो कि हमें यूजुअली यूरिनरी ब्लैडर में मिलता है, उसे भी कलेक्ट करना चाहिए। इन सभी को कंबाइंड रूप से हम विसरा कहते हैं। अब इन ऑर्गनों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, तो हम यह समझें। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए सामान्यतः नमक के घोल में इन्हें सुरक्षित रखा जाता है, जिसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रिजर्वेटिव के रूप में रेक्टिफाइड स्पिरिट का भी इस्तेमाल किया जाता है, परंतु यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट कभी भी अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के प्रकरणों में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेक्टिफाइड स्पिरिट स्वयं में अल्कोहल है। ब्लड में नमक का घोल एवं यूरिन में नमक का घोल नहीं मिलाया जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में। ब्लड के लिए 10 मिलीग्राम पर ml सोडियम फ्लोराइड एवं 3 मिलीग्राम पोटेशियम ऑक्जेलेट प्रिजर्वेटिव की तरह मिलाया जाता है। यूरिन में या तो कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया जाता है अथवा थायमोल क्रिस्टल मिलाए जा सकते हैं। सभी सैंपल को स्क्रू कैप्ड ग्लास बॉटल्स या जार में रखा जाना चाहिए। उक्त जार 2/3 ही घोल एवं विसरा से भरे होने चाहिए। 1/3 हेड स्पेस खाली रखना चाहिए, क्योंकि कुछ समय पश्चात ऑर्गन डिकम्पोज होने की वजह से गैसेस बनती हैं, जिससे कि जार के ढक्कन खुल सकते हैं और सैंपल खराब हो सकता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि पॉइजनिंग के केसेस में विसरा को किस तरह प्रिजर्व किया जाना चाहिए। अब हम समझते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए ऑर्गन्स को किस प्रकार प्रिजर्व किया जाना चाहिए। हिस्टोपैथोलॉजी शव परीक्षण के दौरान तब जरूरी होती है जब हमें किसी ऑर्गन में कोई विकृति या कोई ट्यूमर इत्यादि प्राप्त होता है, जिसमें हम कंफर्म करना चाहते हैं कि वह कैंसरस है अथवा नहीं, अथवा कोई विकृति है तो वह किस बीमारी की है। ऐसे प्रकरणों में ऑर्गन्स को 10% फॉर्मेलिन में प्रिजर्व किया जाना चाहिए। यहाँ नमक का घोल यूज नहीं किया जाता है। यदि किसी प्रकार का बैक्टीरियोलॉजी टेस्ट कराना है, पर्टिकुलरली सेप्सिस के केसेस में, तो ऐसे केसेस में स्पेसिमेन को पूरी तरह से एसेप्टिक प्रिकॉशन से कलेक्ट किया जाना चाहिए। स्पेसिमेन पस हो सकते हैं, ब्लड हो सकते हैं, और उन्हें अप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया में ही ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए। कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि मलेरिया इत्यादि में ब्रेन का कुछ हिस्सा स्प्लीन या लिवर की स्लाइड बनाकर भी भेजी जाती है। यदि कोई हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि ब्लड कैंसर्स इत्यादि अथवा हीमोफीलिया आदि को हमें सिकल सेल एनीमिया, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, तो बोन मैरो स्मीयर उपयोगी सैंपल है और उन्हें सामान्यतः जैसे जीवित व्यक्तियों में कलेक्ट किया जाता है वैसे ही कलेक्ट किया जाना चाहिए। पानी में डूबने के प्रकरणों में जहां पर मृत्यु के कारण के संबंध में यदि संदेह हो कि वह व्यक्ति जीवित पानी में डूबा था और पानी में डूबने की वजह से ही उसकी मृत्यु हुई है अथवा मार के पानी में फेंक दिया गया था, तो ऐसे प्रकरणों में हमें उसकी टीबिया हड्डी या स्टर्नम हड्डी को सुरक्षित रखना चाहिए। इस हड्डी के बोन मैरो में यदि डायटम पाए जाते हैं तो उससे यह डिटरमिन होता है कि वह जीवित रहने के दौरान पानी में डूबा था अथवा उसे मारकर पानी में फेंक दिया गया था। तो यह डायटम टेस्ट करने के लिए यह दोनों सैंपल टिबिया हड्डी या स्टर्नम हड्डी सुरक्षित रखी जा सकती है। ऐसे कई बार हमारे पास इस तरह के भी पोस्टमार्टम आते हैं जिनमें गले पर ही फंदा बंधा रहता है। ऐसे प्रकरणों में फंदे को भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
फंदे को निकालने के लिए उसे ढीला करके नहीं निकालना चाहिए, बल्कि जहां भी फंदे में गांठ लगी उसके अपोजिट कट लगाना चाहिए और गांठ को धागे से बांधकर सुरक्षित कर देना चाहिए। और फाइनली इस तरह जो फंदा प्राप्त हुआ उसे कपड़े में लपेटकर सील बंद कर संबंधित पुलिस को सौंप दिया जाता है। ऐसे प्रकरण जहां पर यौन अपराध का संदेह हो वहां पर वेजाइनल, एनल, ओरल स्वाब और स्मीयर जहां जैसी आवश्यकता हो वैसे कलेक्ट किए जाने चाहिए और उनकी प्रॉपर स्लाइड बनाई जाना चाहिए और स्वाब बनाना चाहिए, जिससे कि मानव सीमेन, मानव शुक्राणु इत्यादि की उपस्थिति का पता चल सके एवं यदि वह उपस्थित हैं तो उनका डीएनए ज्ञात किया जा सके। यहाँ यह ध्यान में रखने वाली बात है कि सभी तरह के कपड़े, स्वाब, स्मीयर इत्यादि को पहले एयर ड्राई किया जाना चाहिए। इन्हें कभी भी धूप में सन ड्राई नहीं किया जाना चाहिए या हीट से सुखाया जाना नहीं चाहिए। कुछ प्रकरणों में, विशेष रूप से हत्या के प्रकरणों में, जहां पर वेपन पर ब्लड हो सकता है या क्राइम सीन पर ब्लड हो सकता है, ऐसे प्रकरणों में कि वह ब्लड मृतक का ही है या नहीं, डीएनए सैंपल के लिए मृतक का रक्त का नमूना भी कलेक्ट किया जाता है। यह रक्त का नमूना या तो एक स्टेराइल गॉज पीस पर अथवा एफटीए पेपर पर लिया जाना चाहिए ताकि उसकी ब्लड ग्रुपिंग अथवा डीएनए परीक्षण से उसे घटनास्थल पर पाए गए रक्त अथवा हथियार पर पाए गए रक्त से मैच किया जा सके। कभी भी लिक्विड ब्लड नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि लिक्विड ब्लड डिकम्पोज हो सकता है और फिर डीएनए परीक्षण में समस्या उत्पन्न हो सकती है। फायर आर्म इंजुरी के केसेस में शरीर में पाए गए बुलेट्स, पैलेट्स इत्यादि को निकालना चाहिए। इन्हें निकालते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें ग्लव्ड हैंड्स या रबर टिप्ड फोर्सेप्स से ही निकाला जाए, क्योंकि इनके ऊपर मार्किंग्स होती हैं जो कि इन्हें उस वेपन से मैच करने में सहायता करती हैं जिससे वह गोली या पैलेट फायर हुए हैं। अतः इनको कभी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट से हैंडल नहीं करना चाहिए। इन्हें ग्लव्ड हैंड्स अथवा रबर टिप्ड फोर्सेप्स से ही निकालना चाहिए और इन्हें कॉटन में लपेटकर किसी भी लिफाफे, जिप पाउच अथवा बॉटल में सुरक्षित रखा जा सकता है। कई बार पोस्टमार्टम के दौरान, पर्टिकुलरली यदि किसी महिला की मृत्यु हुई है और यदि वह प्रेग्नेंट है तो फीटस पाया जाता है। यदि वह महिला अनमैरिड है या 18 साल से कम की है तो ऐसे प्रकरण स्वतः ही पॉक्सो के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे प्रकरणों में फीटस में पाया गया डीएनए आरोपी को लिंक करने में बहुत अधिक सहायक होता है। ऐसे प्रकरणों में फीटस को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। यहाँ यह ध्यान में रखने वाली बात है कि फीटस को सुरक्षित करने के लिए नॉर्मल सलाइन का ही उपयोग किया जाना चाहिए। कभी भी फॉर्मेलिन, नमक का घोल अथवा रेक्टिफाइड स्पिरिट का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह बात नोट कर लें कि फीटस को हमेशा नॉर्मल सलाइन एनएस में ही सुरक्षित रखा जाए। कुछ प्रकरणों में जैसे कि स्नेक बाइट के केसेस या ऐसे प्रकरण जहां इंजेक्टेबल ड्रग या इंजेक्टेबल पॉइजन का इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे प्रकरणों में जिस स्थान पर पंक्चर का घाव है उस स्थान की स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू को भी सुरक्षित रखा जाता है। कई प्रकरणों में, पर्टिकुलरली हत्या के प्रकरणों में, मर्डर के केसेस में जहां पर विक्टिम और अक्यूज के बीच संघर्ष हुआ हो, तो ऐसे प्रकरणों में मृतक की नेल स्क्रैपिंग भी सुरक्षित रखी जाती है, क्योंकि इस नेल स्क्रैपिंग में महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकते हैं जो कि आरोपी के टिश्यू हो सकते हैं और इससे हमें आरोपी को लिंक करने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। यदि शव की पहचान नहीं हुई है तो ऐसे प्रकरणों में फिंगरप्रिंट भी सुरक्षित रखे जाते हैं। इस प्रकार इस मॉड्यूल में हमने समझा कि विभिन्न प्रकार के मेडिको लीगल सैंपल्स अथवा फॉरेंसिक सैंपल्स किस तरह प्रिजर्व किए जाते हैं। अगले मॉड्यूल में हम समझेंगे कि शव परीक्षण के पश्चात यह सैंपल किस तरह से पुलिस को हैंडओवर किए जाते हैं एवं शव को किस तरह से हैंडओवर किया जाता है एवं इस पूरे प्रशिक्षण सत्र का सारांशीकरण कर इसके निष्कर्षों पर पहुंचेंगे। धन्यवाद।
नमस्कार। अपने पिछले मॉड्यूलों में हमने समझा कि मेडिको लीगल शव परीक्षण क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, शव परीक्षण की प्रक्रिया क्या होती है एवं सैंपल किस तरह से शव परीक्षण के दौरान कलेक्ट किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं। संपूर्ण शव परीक्षण की प्रक्रिया तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि शव पूरी तरह से अब उसकी मूल अवस्था में लाकर उसके परिजनों को हैंडओवर नहीं किया जाता। तो इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि शव परीक्षण खत्म होने के पश्चात हमें क्या करना चाहिए। तो शव परीक्षण होने के पश्चात शव को जहाँ जहाँ भी हमने इंसिजन दिए हैं वहाँ पर टाँके लगाकर सुचर करके उसका बेस्ट पॉसिबल कॉस्मेटिक अपीयरेंस, उसको उसकी मूल अवस्था में लाने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हमें शव बहुत अधिक पर्टिकुलरली दुर्घटना के केसेस में, ट्रेन एक्सीडेंट के केसेस में क्षत विक्षत स्थिति में प्राप्त होते हैं। ऐसे शवों को उसकी मूल अवस्था में लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, परंतु हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी मूल अवस्था में आ जाए। शव परीक्षण होने के पश्चात शव को उसकी मूल अवस्था में लाने के पश्चात संबंधित पुलिस अधिकारी अथवा कर्मचारी को सौंप दिया जाता है जो कि शव को शव परीक्षण हेतु लाया था। इसके अतिरिक्त जो भी सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं उन्हें प्रॉपरली सील और लेबल कर तुरंत ही संबंधित पुलिस अधिकारी अथवा पुलिस आरक्षक को सौंप दिया जाता है अपनी शव परीक्षण रिपोर्ट या पीएम रिपोर्ट के साथ। सभी सैंपल्स सीलिंग वैक्स या लाख चपड़ी की सील से सील किए जाने चाहिए और उन्हें प्रॉपरली लेबल किया जाना चाहिए। यदि वह प्रॉपरली लेबल नहीं है तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी उक्त सैंपल को लेने से इनकार कर सकती हैं। लेबल पर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जिसमें पीएम नंबर, डेट, मृतक का नाम, उम्र, पुलिस थाना और कौन सी वस्तु अथवा सैंपल आपने एकत्र किया है और उस पर क्या परीक्षण किया जाना है इत्यादि का लेख होता है। साथ ही एक प्लेन कागज पर सील का नमूना डॉक्टर के सिग्नेचर के साथ दिया जाता है ताकि जो सैंपल पर सील लगी है वह वही है जो अस्पताल के द्वारा दी गई है अथवा सैंपल के साथ छेड़छाड़ हुई है अथवा नहीं, यह पता चल जाता है। इसे हम कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना। जैसे जैसे वह सैंपल चेन में आगे बढ़ता है, जैसे कि डॉक्टर से पुलिस अधिकारी से एफएसएल, हर लेवल पर चेन ऑफ कस्टडी की जांच की जाती है। यदि चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं है तो उन्हें न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है। जब भी आप शव को, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को और किसी भी प्रकार के सैंपल को पुलिस को हैंडओवर करें तो उसकी एक रसीद प्राप्त करना ना भूलें। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि शव परीक्षण के बाद शव को उसकी मूल अवस्था में लाने की पूरी कोशिश की जाती है, विशेषकर शत विक्षत शवों के मामलों में। शव और सैंपल्स को पुलिस को सौंपते समय उन्हें सही तरीके से सील और लेबल करना अनिवार्य होता है। चेन ऑफ कस्टडी को हर स्तर पर बनाए रखना जरूरी है क्योंकि उसी से साक्ष्य की विश्वसनीयता तय होती है। अंत में हर हैंडओवर की रसीद लेना ना भूलें। आइए अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। अंत में इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमने सीखा कि शव परीक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, मेडिको लीगल शव परीक्षण के लिए ऑथराइजेशन अथवा कौन इसके लिए आवेदन करने के लिए या निवेदन करने के लिए अधिकृत है, शव परीक्षण किस तरह से किया जाता है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन, सैंपल कलेक्शन और अंत में शव और संबंधित सैंपल्स को किस तरह हैंडओवर किया जाता है, इसके बारे में हमने सीखा। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करना एक मेडिकल ऑफिसर जो कि किसी भी शासकीय चिकित्सालय में कार्यरत है उसकी एक महत्वपूर्ण ड्यूटी है जो कि उसके सामान्य चिकित्सीय कार्यों के अतिरिक्त है। यह ड्यूटी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपराध अनुसंधान एवं न्याय प्रक्रिया से संबंधित है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न्यायालय से स्ट्रिक्चर पास होने की सजा के रूप में परिवर्तित हो सकती है। इसलिए यह प्रक्रिया पूरी तरह से समझकर एवं इसके समस्त नियमों को
और प्रक्रिया का पालन कर ही पोस्टमार्टम परीक्षण किया जाना चाहिए। इस पूरे प्रशिक्षण सत्र में हमने इसके नियमों को और शव परीक्षण के करने की प्रक्रिया के पूरे नियमों को और प्रक्रिया को समझा। मैं आशा करता हूं कि यह पूरा प्रशिक्षण सत्र आपको अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में, एफिशिएंटली डिस्चार्ज करने में मददगार साबित होगा। इस प्रशिक्षण सत्र को पूरा करने के पश्चात आपको एक प्रश्नोत्तरी रखी गई है, जिसे सही उत्तर देने पर आपको प्रमाण पत्र जनरेट किया जा सकेगा। थैंक यू।